गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ओजांकियन को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस ज़बरदस्त एक बैच में। और मैं ओजांकियन आपका स्वागत करता हूं आज एक आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत में। तो कैसे हैं आप सभी, और क्या आप आज की क्लास के लिए तैयार हैं, जो कि शायद आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास हो सकती है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी। और ये क्लास बेसिकली आपके क्वेश्चंस के आधार पर बनाएगी। वो प्रश्न जो आपने मुझसे पूछे, वो प्रश्न जो आप लगातार मुझसे डिमांड कर रहे थे, मैं उसके बेसिस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाते हुए मैं एक क्लास लेकर आऊँगा। राइट दोस्तों, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ जंकियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जहां आज तक आपको पता चल रहा होगा कि मुझसे लगातार प्रश्न पूछे गए, इससे पहले भी मैंने एक क्लास ली थी LWMI के बेसिस पे, जहां आपको बताया था LWMI कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली LWMI बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, आज की क्लास आपको सिखाएगी कि ये नोट्स बनाते कैसे, और प्रैक्टिकली आपके सामने एग्जाम्पल्स पेजेस लेकर किताब के मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसा कि मेरी क्लास में एक नियम होता है, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि क्लास, चूंकि मैं हर एक क्लास आपके प्रश्नों पर लेकर आता हूं, वो प्रश्न जो आप व्हाट्सएप या अदर मीडिया के थ्रू मुझसे पूछते हैं, मैं बच्चों से बात करता हूं और फिर उस पर मैं अपनी एक रिसर्च करता हूं। और रिसर्च करने के बाद जो मुझे सबसे ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जो आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर सकती है, आपकी पढ़ाई में इन्हांसमेंट कर सकती है, सबसे आसान विधि जो होती है वो मैं आप तक लेकर आता हूं, या उसे आसान बनाता हूं आपके लिए कि वो कैसे आपकी लर्निंग में एक इन्हांसमेंट करती है। तो लगातार आप लोगों का प्यार इस चैनल को मिल रहा है, लगातार ये जो है वो आपका प्यार बना हुआ है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, जो पहले भी कहूंगा और बाद में भी कहूंगा, कि कई ऐसे बच्चे हैं, जो एक स्टैट था, लगभग 46% बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने आज तक कभी ये बात कही नहीं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, जैसा कि सर बिगिनर हूं, तैयारी कैसे करूं। अगर आप देखेंगे तो मेरा एक वीडियो है बिगिनर्स के लिए, 3.2 मिलियन जो है व्यू है इस पे, वो एक वीडियो। उसके बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले बिगिनर्स के लिए मैंने मैथोलॉजी बताई थी कि अगर वो बिगिनर है तो वो कैसे तैयारी करें। ऐसे ही कई बच्चों ने पूछा सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। मैं इस पर 5 वीडियो डाल चुका हूं, क्या टॉपिक पढ़ना है, लेवल 1 कैसे पढ़ना है, सिलेबस का अटैच कैसे करना है। लेकिन चूंकि क्या होता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं लगातार जो नए इनिशिएटिव्स ले रहा हूं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसमें सिर्फ एक बेल आइकॉन दबाना, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। ये घंटी दबा दो ताकि दिमाग का घंटा टाइप से जो है वो बजता रहे, और जो हम बात महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं वो आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी मैं कोई लाइव क्लास लेकर आता हूं, तो वो जितनी भी देर मैं यहां खड़ा रहता हूं, उस पर बहुत कॉन्क्रीट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता हूं। आज ये हो सकता है कि इस चैनल पे बहुत से लोग नए हों, बहुत से लोग ऐसे हों जहां पर इनको अभी पीछे नहीं पता कि मैंने LWMI किससे पहले बताया। मैंने ये बताया कि नई अपनारी NCERT वो कैसे पढ़ना है। एक बच्चा क्वेश्चन अभी मुझसे पूछ रहा था, मैं उस क्वेश्चन जो है पढ़ रहा था। और साथ ही साथ जो जैसे मेमोरी को इन्हांस करने का मेथड, मैंने आपको इन्वर्टेड रीडिंग के तरीके बताए थे। कई बच्चों ने कहा सर बहुत मज़ा आया। कई बच्चों को ये नहीं पता कि मैं मेडिटेशन और जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी क्लास लेता हूँ, सभी के लिए निःशुल्क। कई बच्चों को पता ही नहीं कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, कब हो रहा है, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आज जितने भी लोग इस चैनल पर हों, उस सभी का ये चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए। नहीं तो अभी मैं कुछ कम से कम 10 ऐसे नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा हूँ जो आपकी पढ़ाई को एक बहुत बड़ी दिशा देंगे। क्योंकि यही नोट्स मेकिंग की लगभग 5 सीरीज में लेकर आ रहा हूं, इंटरनेशनल एरिना तक जो आपके क्वेश्चन है वो तक मैं लेकर आ रहा हूं। सो डेफिनेटली आपको इस पूरी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहने चाहिए। तो हम शुरू करें आज की क्लास को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाहे बेटा आपने, जैसे खुशी ने पूछा है कि सर लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाए फलाने के, आज आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज डायरेक्टली बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। रेडी हैं आपकी, चाहे आप लक्ष्मीकांत, चाहे आप NCERT, चाहे आप जो है जो भी आपकी एक किताब आप अपने पास रख लीजिए। जितने भी बच्चे इस समय मेरी क्लास देख रहे हैं, चाहे वो NCERT रख लें, जैसे 7th क्लास की NCERT आज मैं रेफर कर लूंगा, या अगर आप इस समय आपका लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं, या आप विपिन चंद्रा, जो भी इस समय आपके अपने पास एक बुक रख लें, और एक व्हाइट पेपर 1 या 2 अपने साथ रख लें, एक पेंसिल और एक पेन रख लें। ये मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे पिछली क्लास में आपसे मैंने कहा था ना, मुझे एक कंघी चाहिए, एक ब्रश चाहिए, एक जो है वो पुराना पेपर चाहिए, वैसे अभी मैं 4 आपको, मुझे ये कोई भी एक किताब रख लो, एक व्हाइट पेपर चाहिए, लाइन्ड पेपर नहीं चाहिए, मुझे एक पेंसिल और एक पेन,
ठीक है, इरेजर की जरूरत हो तो इरेजर रख लो। अगर आप ये रख लो तो आज मैं आपको अपने सामने ही क्लास में करा के जाऊंगा कि एक बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं। मैंने हमेशा आपको क्या सिखाया, मैं आपको कोई ऐसी फिलॉसफी बताकर नहीं जाऊंगा कि आप बड़ी बड़ी बातें सुनो, सोचो ओहो इन्होंने तो बहुत बढ़िया जो है एलियन के बारे में बताया। नहीं, मैं हमेशा, आप जानते हैं कि मैं जो भी प्रैक्टिस बताता हूं आपकी लाइफ से जुड़ी होती है। मैं सबसे पहले खुद उसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल करता हूं, सोचता हूं कि अगर मैं एक मध्यम स्टूडेंट हूं तो मैं इसको कैसे सीख लूंगा, फिर मैं जब वो उसके प्रैक्टिकल के नतीजे अच्छे आते फिर मैं आप तक पहुंचाता हूं। इसीलिए मेरी हर क्लास एक बहुत सीरियस और उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत जो है वो जुड़ी होती है। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो हम लोग इस आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि क्लास की थीम है कि नोट्स बनाना, इस तरह के नोट्स। अब जैसे नोट्स बनाने का एक प्रचलन होता है जहां पर हम लोग जैसे कन्वेंशनल होते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने अभी आंसर राइटिंग की क्लास भी शुरू कर दी। कल मैंने एक क्लास ली और मैंने आपको मिथ्स बताए थे। जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा वो बहुत बड़ा अपना नुकसान करने जा रहे हैं। 50,000 का बैच है, ये निःशुल्क है आपके लिए, लेकिन आप जो मिस करेंगे तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। ठीक है, तो मैंने वहां पर आपको इसी मिथ के तोड़ा था। ये मेरी क्लास में, आप जानते हो ओजांग का एस लिखा हुआ, ये मेरी क्लास के बच्ची का नोट्स है। ठीक है, तो हम दोनों में, अब आप आश्चर्य करेंगे, आज मैं आपको बिल्कुल सैंपल के साथ दिखाऊंगा और आप आश्चर्य करेंगे कि इस तरह से भी नोट्स बनाए जाते हैं और पूरी पूरी 2-3 क्लासेस को एक पेज पे ले आया जा सकता है। जी हां, आज नोट्स बनाने की नए मेथड से आप लोग परिचित होंगे, जिसका नाम मैंने दिया है LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। और इसमें कई स्टूडेंट गलती करते हैं, उन्होंने मुझे फोटोज भेजी थी तो वो लाइनें ड्रॉ कर देते, उन्हें लगता है वो नोट्स है। नहीं, आज इसका साइंस बताऊंगा कि कैसे लॉजिक क्रिएट किया जाता है। रेडी हैं? यस लिख के मुझे भेजिए, यस सर वी आर रेडी। हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं आज की क्लास को। लेकिन मैंने क्या बताया, एक कोई भी बुक आपकी पसंदीदा जो आपको टफ लगती है, एनसीईआरटी 7th क्लास की रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मेरे साथ साथ कर लेंगे। कोई भी 1 या 2 व्हाइट पेपर मेरे साथ आप रखेंगे, एक पेंसिल, एक पेन और एक इरेजर। चलिए शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम कर लो, जो मन में आया कर लो। बुक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए तो मेथड इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अगर मेरे पास पेचकस अच्छा है तो फिर मैं किसी भी बोल्ट को खोल लूंगा। व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन द बोल्ट, फोकस ऑन पेचकस। यानी आपके इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छे हैं तो कोई भी बोल्ट खोल लोगे। सर ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच वाला, ना 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 ना, कोई भी। मेन चीज क्या है, ऊपर नीचे का पेच इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा पेचकस इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, मुझे उसको यूज करने आता है, तो मैं कोई भी बोल्ट खोल लूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, कोई भी पेज खोल लूंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं हमेशा इसीलिए मैथोलॉजी पे बहुत फोकस करता हूं। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स तैयार हैं तो ये वॉर आपकी, आप जीत जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हथियारों को तैयार करके रखो और उन्हें चलाना सीखो। लेट्स स्टार्ट इट। तो अगला हमारा सबसे बड़ी बात है कि आज की क्लास से आपको क्या बेनिफिट होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी क्लास में आज सबसे पहले, अगर आप सोचेंगे सर ओजांग सर आज केवल नोट्स बनाना बता रहे हैं, इसमें कौन सा मैजिक है, नहीं, आज आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए दिमाग को बिल्कुल पीसफुल कर लो और जो भी आप कमेंट कर रहे हो वो बंद कर दो। मैंने आपको पहले भी मेडिटेशन क्लास में बताया था कि फिजिकल मूवमेंट्स बंद करोगे तभी मेंटल मूवमेंट शुरू होंगी, ये ध्यान का नियम होता है। तो आज की क्लास के फायदे जान लो। सबसे बड़ी बात, एनालिटिकल स्किल। आप कहते हैं सर मैं एनालिटिकल सोच नहीं पाता, तो एनालिटिकल स्किल का इंप्रूवमेंट कैसे करना है, इमेजिनेशन इनके लिए यानी कल्पनाओं को करना, इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्रिएटिविटी को इंक्रीज कैसे करना और एक्टिव स्टडीज, यानी अगर मैं अपने टीचर के साथ 1 घंटे हूं तो इस 1 घंटे का आउटपुट मैक्सिमम, हर कोई चाहता है कि मेरी इस क्लास का निचोड़ निकल आए। ठीक है, अभी आप देखना, आपके सामने शेयर करूंगा। ओजांकियंस है ना इस क्लास में, जो मेरे स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस कॉन्सेप्टर बैच के और तमाम बैचेस के, वो अगर हैं यहां पे मुझे यस लिख के भेजे, यस वी आर हियर सर। और अभी आप देखना कि इस क्लास को निचोड़ करके मैं जैसे ही क्लास खत्म करूंगा मेरे व्हाट्सएप पे फोटो आ जाएगी, पूरी पूरी क्लास वो एक पेज पे छाप देंगे, एक पेज के अंदर आ जाएगी उनकी। तो क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना और मेमोरी को इंक्रीज करना, ये चारों चीजों को इंक्रीज करने का तरीका, एनालिटिकल स्किल, इमेजिनेशन स्किल, क्रिएटिविटी स्किल्स एंड जो मेमोरी स्किल्स है, ये चारों स्किल सेट आज आपके नोट्स मेकिंग के स्मार्ट मेथड के साथ डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। लेट्स रेडी, चलिए। नाउ वी आर मूविंग टू द वाई स्मार्ट नोट्स। मैं स्मार्ट नोट्स क्यों आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओजांग सर 1 घंटा मैं दे रहा हूं, आप 1 घंटा अपना दे रहे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी कीमत है। लेट्स स्टार्ट इट। हम ये क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, जब हम स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, स्मार्ट नोट्स नॉट कन्वेंशनल नोट्स, याद रखना मैं इस वाले जो है वो नोट्स का विरोधी हूं। चाहे आपको मेरा समर्थन करना हो ना करना हो, या आप अपना जाने, लेकिन मैं हमेशा स्मार्ट तरीके से बात करता हूं। अगर आज आपको इस कंपटीशन में आगे जाना है तो केवल हार्डवर्क काम नहीं करेगा, हार्डवर्क के साथ टाइम सेविंग यानी कि समय को बचत करने वाली तकनीकों पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय ही आपका दोस्त और समय ही आपका दुश्मन है। याद रखिएगा, ये टाइम टॉपर के लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है। दुनिया की कोई माइकलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी घड़ी में 48 घंटे बचते हो। बस आपको स्मार्ट टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने 24 घंटे को
को 48 घंटे में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, और वही सिखाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो स्मार्ट नोट्स जो है वो उसमें सबसे बड़ी फायदा होता है कि टाइम सेविंग, यानी समय की बहुत बड़ी बचत करते हैं। ठीक है, ये बनाने में भी और इनको पढ़ने में भी, दोनों तरफ से ये समय की बहुत बड़ी बचत करते हैं। नेक्स्ट वन, इजी टू अंडरस्टैंड, इनको इजी क्विक रिवीजन। मेरे स्टूडेंट तो नोट्स जो है वो कॉपी में रखते ही नहीं, उनका दीवारों पे नोट्स। आज भी एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजी, सर ये मेरे कमरे का जो है फोटो है। तो ब्रश करिए, बाल झाड़िए, गाने सुनिए, टहलिए, कुछ भी करिए, मेरे नोट्स रिवाइज होने चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट वन, वेरी क्रिएटिव, इसमें आपकी रचनात्मकता होनी चाहिए। और मैंने आपको लास्ट में, अगर आपको याद होगा क्लास, मैंने आपको बताया था मेमोरी के 3 फंडा होते हैं। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई सॉ, आई लर्न। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा, मुझे याद हो गया, रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। अब मैंने करके देखा, मैं सीख गया। तो अगर सीखना है, क्रिएटिविटी लेकर आनी है, तो आपको इस तरह के नोट्स में जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज एक्टिव स्टडीज, यानी जो आपको सुस्ती आती है, डे ड्रीमिंग आती है, दिमाग भटकता है, वो सारा का सारा यहां पर रुक जाएगा। इसीलिए स्मार्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज द बस जो हमारा फंडामेंटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें इसके फायदे समझ में आ गए, हमें आज की क्लास में क्या क्या आउटपुट मिलना है वो समझ में आ गया। अब हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि हम इसको एक्सप्लोर वन बाय वन कैसे करेंगे। चलिए, स्मार्ट नोट्स मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिमम 4 तरह के होते हैं हायर लेवल पे। लोअर लेवल से स्मार्ट नोट्स, एक कन्वेंशनल नोट्स बनाते हैं, इसके बाद भी इसके जो है वो अलग अलग लेवल होते हैं, जो आपकी मैच्योरिटी के साथ आपको सिखाए जाते हैं। जो इंटरनेशनल, टोनी बुज़ैन इसके जो है लीडिंग एक्सपर्ट थे, वो बेसिकली इसके फंडामेंटल्स होते हैं। तो इस पे कई लेवल होते हैं। जो मैंने देखा है अभी तक मेरे अपने अनुभव से, जो टॉपर्स होते हैं, जो मतलब यूपीएससी को टॉप करते हैं, एग्जाम्स को टॉप करते हैं, वो साइनॉप्सिस बनाना सीख जाते हैं। मतलब अपनी प्रैक्टिस में वो साइनॉप्सिस बनाना सीख जाते हैं। साइनॉप्सिस ऐसा होता है कि अगर वो नोट्स आपको दे भी दें तो आप कभी भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। मतलब वो इस तरह से होता है कि वो उनकी कोडिंग और डिकोडिंग के साथ चलता है, और इतने छोटे छोटे नोट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वो पूरा, मतलब अगर वो सेंटर तक भी जा रहे हैं एग्जाम देने मेंस का, तो उतनी देर में वो अपना नोट्स रिवाइज कर सकते हो। और आप मोटा पोथा लेकर घूमते हैं, आप नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। दिस इज द फंडामेंटल। जो टॉपर्स होते हैं वो कोई अलग लोग नहीं होते हैं, वो हर काम को अलग करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब मैं आपकी कल क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा था कि टीना डाबी ने आंसर लिखा इसलिए नहीं महत्वपूर्ण हुआ, टीना डाबी को आंसर लिखना आया इसलिए टीना डाबी का नाम हुआ और उनका सिलेक्शन हुआ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं वापस आपको जो है वो यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो जो सबसे पहले मेथड में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा होता कैसे है। लास्ट टाइम मैंने इसका ओवरव्यू लिया था कि कैसे इसमें हुकिंग की जाती है, फ्लो कैसे क्रिएट किया जाता है, और गलती क्या होती है आपसे, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। और कैसे मैं अपनी क्लास में अभी आप दिखाऊंगा कि मेरी क्लास में ओजांकियंस जो हैं वो कैसे इसी तरह नोट्स करते हैं। उनका नोट्स करने का तरीका ही बदल चुका है, और इंस्टा पे मैं शेयर कर रहा हूं, उसको हजारों लोग देख रहे हैं। सो इसका नाम है LWMI, जो फर्स्ट मैंने जो है डेवलप किया है। दैट इज अ लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी कम से शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को लेकर आने की जो विधि होती है उसको हम लोग LWMI कहते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, और मेरी पूरी क्लासेस जो होती हैं सभी जानते हैं कि मैं अपने नोट्स को डेवलप करता हूं, और मेरी हैंड राइटिंग में मैं क्लास में पढ़ाता हूं। वो कोई स्लाइड व्लाइड वाला हमारे यहाँ चक्कर थोड़ा सा नहीं होता है। हमारे यहाँ वो वाला नहीं होता, टीचर ऐसे जो मुंह करके ऐसे गोल गोल घेरता रहे किसी और की बनाई हुई पीपीटी पे, वो हमारे यहाँ नहीं होता। आपको पता होगा, सारे जितने बच्चे मुझे जानते हैं, मेरी क्लास में हैं, वो ये जानते हैं कि मैं कार्टून्स, कैरेक्टर्स और LWMI बेस पे अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करता हूं। लेट्स स्टार्ट इट। अब LWMI को हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ फंडामेंटल्स है, याद रखिएगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि कुछ लाइनों को खींच देने से LWMI प्रिपेयर हो जाता है, नहीं होता है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, और अगला सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है LWMI मेथड्स की, राइट। LWMI की प्रक्रिया लिखिए, मैं इसको बोलता हूं आर्ट है। ठीक है, कल मैंने आपको आर्ट के बारे में बताया था। आर्ट के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, कोई मुझे बताएगा। कल मैंने आंसर राइटिंग में 3 चीजें पढ़ाई थी, इसी चैनल पे आपकी वीडियो पड़ी हुई है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मैंने बताया था, एक तो इसके लिए स्किल चाहिए, दूसरी इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और तीसरी कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी किसी भी चीज को दक्षता, उसकी जो है वो लगातार अभ्यास, और तीसरा लगातार जो है उसके साथ निरंतरता बनाए रखना। अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, यूपीएससी को अपने सपनों के साथ टॉप 100 में क्रैक करना चाहते हैं, तो ये 3 चीज याद रखिएगा। एक तो आपको दक्षता पैदा करनी पड़ेगी, चाहे कोई विषय पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, इंटरव्यू में बोलने की क्षमता की बात कर रहे हैं, आपको नंबर 1 दक्षता पैदा करनी पड़ेगी, याद रखिए, स्किल सेट। नंबर 2 प्रैक्टिस, बार बार करना पड़ेगा, बारंबारता लेकर आनी पड़ेगी, रिपीटेशन होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी, यानी उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आज किया, अगले बृहस्पतिवार किया, फिर भूल गए,
ऐसा नहीं होगा, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे लिखकर भेज रहे हैं, मजा आ रहा है यहां पर कि वो इस क्लास में इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी आंसर दिया, वो मुझे बता रहे हैं कि आप लोग इस चैनल पे लगातार सीख रहे हैं। ये चैनल सीखने के लिए है, जिसको ट्रॉलिंग करनी है, मौज काटना है, वैसे भी वहां जाए यार, बहुत कुछ अब नया नया हो रहा है, उनका टाइम कट जाएगा। आज टाइम कटेगा, कल आप कटेंगे, दोनों का जो हिसाब किताब जो है वो ब्रह्म में बराबर हो जाएगा, ब्रह्मांड में। चलिए हम अगले में पहुंचते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं, इस आर्ट को सीखने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। लेट्स प्रोसीजर, ठीक है। चलिए नंबर 1, हमें जब भी हमारे पास कोई बुक आती है, लक्ष्मीकांत जैसे एक बच्ची ने कहा, विपिन चंद्रा, किसी ने स्पेक्ट्रम कहा, किसी के एनसीईआरटी, आपकी अपने अपनी है, बुक्स आपने अपने पास रख ली होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है स्टेप 1 में, फाइंड आउट थीम या टॉपिक। सबसे पहले हमें थीम या टॉपिक पर विचार करना होता है कि मेरी थीम मतलब किस तरह से ये सब्जेक्ट फ्लो होने जा रहा है, चैप्टर फ्लो होने जा रहा है। इसके बाद उसका टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे नोट्स भेजा, उन्होंने इतना लंबी लंबी कहानियां लिखी जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, वो डायग्राम के ऊपर बहुत से माइंड मैप के एप्स भी आते हैं और उस पर अभी आप लिख के भेजते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक्टिव स्टडी कहां चली जाएगी? कीवर्ड्स क्या होता है, वो 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के अंदर ही डिफाइन हो जाता है। 1 वर्ड्स या 2 वर्ड के अंदर ही डिफाइन हो जाता है। हमें किसी सेंटेंस का कीवर्ड यानी कुंजी वाक्य ढूंढना पड़ता है, वो ऐसा शब्द जिस पर वो पूरा लाइन या पूरा स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, इसी के अंदर आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट प्रवेश कर जाती है। तीसरा, स्टार्ट हुकिंग, हमें हुक्स बनाने होते हैं और ये हुक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर आपने मेरे LWMI नोट्स देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करता जाता हूं, हर पॉइंट लॉजिकली जुड़ा होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपके में कई बार मैं शब्दों में सिर्फ छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करता हूं, सेंटेंस पूरा गायब होता है, लेकिन स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इजिली फ्लो करता हुआ चला जाता है। और आपने देखा होगा बड़े से बड़े चैप्टर का मेरा नोट्स बहुत हार्डली इतने में बनके तैयार होता है, क्योंकि इतना इजी, और बच्चों ने कहा कि इतना पढ़ने में मजा आता है। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा अभी। तो यहां पे क्या होता है, हुकिंग हम शुरू करते हैं, हुक करते हैं। हुक करने का मतलब होता है एक आइडियल स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जाकर हुक हो जाता है। उसके लिए हम व्हाट, हाउ, वेयर, इनके बारे में बात करते हैं, मतलब क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए। और अगला जो नियम होता है यूज फ्लो, यानी हमें प्रवाह का प्रयोग करना होता है। नोट्स एब्रप्टली नहीं होते, कभी भी एब्रप्टली नोट्स आप कभी भी अपने दिमाग में एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका फ्लो बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप कलर्स का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर नोट्स में कलर्स का यूज, जी हां, अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी संस्कृति, किसी भी आप जो है सिविलाइजेशन को देख लो, उसमें हम कलर्स का बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। हमारे घरों को देख लो, हमारे त्योहारों को देख लो, चारों तरफ हमारी प्रकृति को देख लो। पृथ्वी जब बसंत काल आता है तो कितनी खूबसूरत लगती है, फूल खिल जाते हैं। जब वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वहां स्प्रिंग्स जो है वो सीजन बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। तो ये कलर जो होते हैं वो हमारी मेमोरी को इनहेंस करते हैं, हमें खुशी देते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रैस्पिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। अभी आपको सैंपल के साथ दिखाऊंगा, आप मुझे यस या नो लिखकर भेजिएगा। और खासतौर पे मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी ओजांकियंस हैं वो जरूर इस समय एक्टिव रहें, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर वो इस क्लास को मेरे को देख रहे हैं तो यूज फ्लो हमें करना है। अब फ्लो हमें डिसाइड करना है अप या डाउन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, हमें इस तरह जाना है। तो जनरली मेरे जो नोट्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं और लेफ्ट टू राइट होते हैं, जो कि हमारा एक जो है वो परंपरागत मेथड होता है हमारी आंखों के मूवमेंट का। तो हम लोग फ्लो डिसाइड करेंगे। याद है, चारों लिख लिया। सबसे पहले आपको एक थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो आपकी सेंट्रल थीम होती है। दूसरा आपको कीवर्ड, इसी में आपका सारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, कीवर्ड्स मुझे आइडेंटिफाई करना है। तीसरा आप स्टार्ट हुकिंग, यानी आप जो हुक करना शुरू करेंगे कि मेरा अगली जो लाइन होगी या अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कैसे अटैच होगा, आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। और चौथा जो है फ्लो और कलर्स का इस्तेमाल आप करेंगे। डन है आपके लिए? चले हम लोग आगे, लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं। ये है एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने जो है ज्योग्राफी की 3 दिन पहले क्लास ली थी कॉन्सेप्टर बैच की, तो वहां पर कॉन्सेप्टर बैच का, अब ये मेरी क्लास के एक स्टूडेंट का नोट्स है। ठीक है, जितने भी लोग इसको देख रहे होंगे मुझे बताएंगे। क्लियर है? अब ये मेरी क्लास का एक नोट्स है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था। अगर मैं तुमसे कहूं, अभी सिंपल सा फंडा देख रहे हैं आप, इसमें कलर्स कितने खूबसूरत यूज किए हैं। अब आपको लग रहा हो कि ओजांग सर ने सन और अर्थ के रिलेशनशिप पर पढ़ाया, लेकिन अभी मैं तुमसे बात करता हूं एक्चुअली इसके अंदर जो सोलर सिस्टम, जो हमारे सन का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है।
बहुत अच्छे से, ठीक है, ये नोट्स हैं। इसके बाद सोलर रेडिएशन का जो रेडिएशन मैथोलॉजी है वो पूरी पूरी डिफाइन है। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव्स पूरी तरह से डिफाइन है। इसमें जो वीनस यानी शुक्र ग्रह को सांध्य और भोर का तारा क्यों कहते हैं उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो डिफाइंड है। इसके अंदर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरा डिफाइंड है। इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस डिफाइंड है कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइंड है। ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें यह भी डिफाइंड है, जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्रीन हाउस है वो आज प्राकृतिक की बजाय मानव जनित ज्यादा है, दैट इज अ मोर एंथ्रोपोजेनिक। ये जो मेंस का क्वेश्चन है वो डिफाइंड है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके नजरिए से क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस गैस? इसका जवाब भी इसी नोट्स के अंदर शामिल है। अब एक दो ये छोटे इसमें वर्ड के नाम पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और पूरी की पूरी ये सारी चीजें, मतलब इसके साइंटिफिक, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि वीनस को जो है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ठीक है, और वो लॉजिक कैसे होता है, उसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस फेनोमेनन क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सबसे बड़ी बात सोलर रेडिएशन का फेनोमेनन क्या होता है, शॉर्ट वेव्स कैसे जो है बिहेव करती है, लॉन्ग वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, सोलर पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं, सोलर में कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में हमारे इनपुट से आउटपुट के बीच में क्या होता है। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बहुत से नोट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक है, बहुत से नोट्स हैं। मैं इंस्टा पे भी लगातार उसको शेयर करता हूं, फेसबुक पे भी शेयर करता हूं। और आपने देखा कि इतनी ज्यादा, मतलब आपने इतने कॉन्सेप्ट, और ये बच्चा अगर उसकी कॉपी अगर वो देख रहा होगा, या मेरी क्लास के जितने बच्चे हैं उजांकियंस, क्या तुम इस पूरे नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें हमने कम से कम एक मेंस का, प्री का और साथ ही साथ हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इसमें कर रखे हैं, ठीक है। ये कलर, आप मुझे बताओ ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताना कि ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है देखने में ही। कितने कम वर्ड्स में अगर आप, मैं इसको दीवार पे चिपका दूं, एक तो मेरा सबसे बड़ी बात, मुझे देख के अच्छा लगेगा, थोड़ी सी मेहनत है, क्रिएटिविटी है, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट हैं, देख रहे हो, इतने कॉन्सेप्ट हैं कि यहां पर जो है सोलर रेडिएशंस क्या होते हैं, वो जो है शॉर्ट वेव्स का बिहेवियर क्या होता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स कैसे का फेनोमेनन क्या होता है, ये सारी चीजें इसके साथ ये डिफाइंड है। ये एक मेरे स्टूडेंट है, अभी जल्दी ही उन्होंने ज्वाइन किया है कॉन्सेप्टर, तो हम लोग यहां पर करते भी यही है। सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद है कि ज्योग्राफी पढ़ा के निकल जाए तो फिर अलग बात होती है, यहां पर उसको कैसे पढ़ना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इनहेंस करना है, चीजों को कैसे याद रखना है। इतने कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पेज के अंदर है, ठीक है। 3 लेक्चर हैं ये टोटल, क्योंकि मैंने इसका साइंस पूरा एक एक करके समझाया था कि इसके पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉपर जो है वो आपको इसका जवाब होना चाहिए। सब कुछ सोच रहे हो, ये सिर्फ इसके अंदर है। तो ये नोट्स आप भी बनाना सीख सकते हैं, बहुत बेसिक, और ये बहुत बेसिक नोट्स हैं। इससे भी ज्यादा एडवांस नोट्स मैंने लास्ट आपको RWMI अपनी जो है वो क्लास में मैंने बताया, इससे ज्यादा एडवांस नोट पूरे पूरे 2-2 लेक्चर, 3-3 लेक्चर वो एक पेज में ले आते हैं। ये हमारी क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा होता है, इसीलिए रिवीजन हमारे यहाँ बहुत आसान होता है। लेट्स स्टार्ट इट, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स, ठीक है। अब हमें स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया था कि हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है, ठीक है। मैंने कलर्स इसीलिए बहुत अच्छे से मैंने आपको बोला था। मेरे जो नोट्स में मुझे क्या क्या करना होगा, सबसे पहले मेंटल एक्टिविटीज, यानी हमें मानसिक योग्यता अपनी बढ़ानी होगी, इसके साथ इन्वॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वन, कलर्स को यूज करना होगा, अगर आपके पास कलर्स है तो यूज कर सकते हैं। सिंबल्स का यूज करना होगा, और हमें रीस्ट्रक्चर करना सीखना, यानी जैसी किताब हमसे कह रही है, लक्ष्मीकांत, विपिन चंद्रा, एनसीईआरटी जो हमसे कह रही है, हमें उसको रीस्ट्रक्चर करना सीखना पड़ेगा। यानी इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये चारों चीजें, मानसिक जो क्रियाविधियां हैं, कलर, सिंबल्स और रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्संरचना, ये इसका सबसे बड़ा गुण रहेगा। लेट्स स्टार्ट इट, आगे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम सीधे अब नोट्स बनाने के तरीके पे आते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 7th का जो है वो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, कुछ भी आप करिए मेरे साथ आप। तो मैंने ये इंग्लिश का एक सैंपल लिया है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के इसको बता दूंगा। आपके पास किताब होगी तो आप उसमें पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। इससे नोट्स बननेगा कैसे, डायरेक्टली आप कैसे जो है इससे नोट्स बना सकते हैं। डन। तो जैसे ये आपका एक एनसीईआरटी है। अब इसमें क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए मैं चैप्टर ही आपके सामने पढ़ता हूं, और चैप्टर पढ़ते हुए मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसको मुझे कैसे कैसे चीजें करनी है। डन। चलिए
अब ये कह रहा है चैप्टर का नाम हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई, थीम आइडेंटिफाई, मैंने नियम नंबर 1 क्या बताया था, सबसे पहले मुझे थीम या टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा मैंने क्या नियम बताया, दूसरा मैंने आपको नियम बताया कि आपको इसके बाद कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर आपको हुकिंग करनी होती है, फिर आपको फ्लो के साथ उसको लेकर जाना होता है। ठीक है, हिंदी में भी आप निकाल लो, इसमें क्या जरूरत है, मैं सैंपल अब 4 सैंपल रखूंगा तो थोड़े नोट्स बन पाएंगे। तुम हिंदी ले लो ना, तो तुम्हारे पास कोई किताब ही नहीं है, तुम ब्रह्मांड से बाहर हो, वही हो ना कल पीके वाले हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि जो है दूसरे गोला से आया, कोई भी एक किताब अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ सीखते जाओ उसको। अब यहां पर लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ये मेरा एक टॉपिक है। चलो एक बार हम इसके साथ तुम्हारे साथ पढ़ लेते हैं इसको, और पढ़ने के बाद इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि जो है मैं हिंदी बताता जाता हूं इसका, शीतोष्ण घास के मैदानों में जीवन। ये एनसीईआरटी 7th क्लास 9 चैप्टर है, क्वेश्चन आया हुआ है प्री एग्जाम में यहां से। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं और मुझे नोट्स अब इस स्ट्रक्चर से कैसे बनाना है, ये ढेर सारे हैं, मुझे इसको 1 पेज के अंदर लेकर आना है या 2 पेज के अंदर लेकर आना है, मुझे कम से कम शब्दों में रखना है, मुझे LWMI नोट्स बनाना है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग इसको समझते हैं। जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये इंट्रोडक्शन दे रखा है। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो है वो सेगमेंट आ गया। ये कहता है कि फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहां ट्री जो है वो मुख्य वनस्पतिक क्षेत्र है, और ग्रासलैंड सबसे पहला बात करता है इसमें, ग्रासलैंड की डिफिनीशन इसने दे दी है। ठीक है, ग्रासलैंड वो इलाके हैं जहां पर ग्रास जो है वो मुख्य जो है डोमिनेंस है, सबसे उसका प्रभुत्व है। ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, और कहा जाता है कि 1/4 जो भूमि है वो ग्रासलैंड है पूरे संसार की। द टाइप ऑफ प्लांट that grows here generally greatly depend on the what the climate and soil are like। तो किस पे डिपेंड होता है, क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंड करता है, यानी कि वहां की जलवायु और मिट्टी कैसी, इस तरह से घास तय करेगी। द क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड, इट इज टिपिकली यूज एज अ बेसिक ऑफ डिवाइड द वर्ड ग्रासलैंड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, दुनिया के जितने भी ग्रासलैंड है वो 2 हिस्सों में विभाजित है, मैं पढ़ पढ़ के बताता जा रहा हूं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। एक टेम्परेट रीजन और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन, यानी शीतोष्ण कटिबंध और दूसरा उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो अब इतनी इंफॉर्मेशन लिखी है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि LWMI नोट्स कैसे काम करते हैं और हम कैसे जो है वो अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो आपको करना यह है कि आपकी जो कॉपी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से नोट्स मत बनाइएगा, कॉपी को इस तरह कर लीजिए, यानी कि आप इसको जो है लैंडस्केप करेंगे। प्लीज मेरे साथ शुरू करिए, बनाइए, मैं आपको अभी आज क्लास में सिखाता हूं। आपको क्या करना है, इसको लैंडस्केप कर लेना है, इस तरह से नोट्स नहीं बनेंगे। आपको पता है ना मेरी क्लास में 2 कॉपियां चलती हैं एक साथ। ठीक है, हम डिस्कशन भी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नोट डाउन करते हैं। चलिए अब क्या करना है, जैसे किसी बच्चे ने लिखा कि सर हमने नोट्स बना लिए, कोई बात नहीं है, बनाए हुए हैं इसके नोट्स। मैं कहां कह रहा हूं कि मैं पहली बार संसार में पढ़ाने आया हूं, मैं तो बस आपकी पढ़ाई को इनहेंस करने आया हूं, आपके सामने दिखाता हूं कि हमें इसको कैसे करना है। एक तो बड़ी दिक्कत ये है, चलो अब मेरा जो थीम है, अब मेरे साथ इसको करते जाओ। जो मेरा थीम है, लाइफ इन टेम्परेट जोन, मैं अगर इसको नोट्स को बनाऊंगा तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, स्टाइल आप सीखना चाहो तो सीख लो। लाइफ इन अ टेम्परेट जोन, ये क्या है, मेरा मेन थीम है। बट या टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ये वर्ड है यहां पे, थीम आया हमारा ग्रासलैंड, दिस इज योर ग्रासलैंड। अब एनसीईआरटी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ी मजेदार चीज है कि बहुत सी किताबें हैं जो आपको बेसिक्स नहीं सिखाती हैं, वो आपको एडवांस में चली जाती, बहुत सी किताबों में दिया हुआ है। लेकिन अभी मैंने एनसीईआरटी का पैसेज जो आपके सामने पढ़ा, उसने इसी के अंदर ही आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जब मैं कोई भी एक नियम होता है, यूपीएससी कहता है कि जब भी किसी शब्द का इस्तेमाल करो, व्हेन यू यूज एनी वर्ड, उसकी मीनिंग के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे लिए व्हाट इज द टेम्परेट, मैं सबसे पहले टेम्परेट लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि अबव 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से ऊपर और लगभग 66 डिग्री से नीचे अगर मैं बात करूं,
तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, ये दोनों अक्षांशों के बीच में मुझे ये टेम्परेट जोन मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 23.5 से 44-45 तक भी होता है, लेकिन 66 तक अगर हम कटिबंधों की बात करें तो हमें यहां पर हमें टेम्परेट जोन दिखाई पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा लोअर साइड एंड अपर साइड हमें ये टेम्परेट जोन दिखाई पड़ता है। तो जब मैंने टेम्परेट शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे पता होना चाहिए टेम्परेट क्या होता है। दूसरा कहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ग्रासलैंड, मैं किस टॉपिक के बारे में पढ़, जो टॉपिक मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं पहले मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहां पढ़ा तो इसने कहा कि ग्रासलैंड क्या होता है, बहुत अच्छा, यहां पे एनसीईआरटी के साथ यही है कि वो हर चीज को डिफाइन अच्छे से करते हैं। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। इन्होंने यहां दे दिया है, इन्होंने कहा कि जहां पर ग्रासेस जो है यानी कि जो घास है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रास लाइफ होगी। ठीक है, अब साथ ही साथ कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो 1/4 लैंड है वो ग्रासलैंड है। अब ये मुझे इतने पॉइंट्स को लिखना है। अब देखिए, मुझे क्रिएटिविटी और कीवर्ड चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, कम शब्दों में मुझे ज्यादा जानकारी चाहिए। जो भी बच्चे इच्छुक हो वो मेरे साथ कर सकते हैं, जो सुनने के लिए आए हैं वो मुरारी बापू की कथा सुने, आह वाह करें और निकले। ठीक है, लेकिन जो है वो आज मेरे साथ सीख कर जाएं, क्योंकि मेरे LWMI नोट्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और अभी आपने देखा कि मेरे स्टूडेंट ने पूरे 3 लेक्चर को एक पेज में डाल दिया। वो मेरा ही स्टूडेंट, अभी बहुत ज्यादा दिन उसको नहीं हुए हैं। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे जो है वो मेरा पूरा जो मोबाइल भरा रहता है। सुबह उठता हूं, सर ये देखिए नोट्स, ये देखिए, मुझे सबसे बेस्ट को छांटने में मेरी हालत खराब होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां बात करेंगे। अब क्या है ग्रासलैंड, अब इसमें देखिए क्या लिखा है। अगर मुझे इसके नोट्स बनाने हैं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां घास बना दी। ठीक है, ये घास, घास मतलब ये डोमिनेंट टाइप हो गया, डोमिनेंट। ठीक है, ये मुख्य बात, यहां पर क्या होगा, ग्रासलैंड डोमिनेंट। और क्यों, इसलिए डोमिनेंट का मतलब, अब जब मैंने कहा कि यहां घास जो है वो सबसे प्रभावशाली वनस्पति है, घास सबसे प्रभावशाली वनस्पति है, ग्रास इज अ डोमिनेंट टाइप ऑफ जहां वेजिटेशन। तो मैंने डोमिनेंट का मतलब, लेकिन मैं डोमिनेंट यानी प्रभावशाली है, प्रभावशाली का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रभावशाली को मैंने कहा इसमें इसी ने ही एक सिंपल सा मैंने कलर चेंज किया और मैंने इसमें दिखाया, और इसमें लिखा था कि वर्ड का, ये वर्ड है, पृथ्वी है हमारी, तो वर्ड का लगभग 1/4, अब मैंने क्या किया, 1/4 हिस्सा, ध्यान से देखो, विश्व का 1/4 हिस्सा ग्रासलैंड है। अब उसमें 3 पैराग्राफ जो लिखे थे उसको मैंने 2 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा थीम क्या है, मेरा थीम या टॉपिक है लाइफ इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय टेम्परेट, टेम्परेट कहते किसको, शीतोष्ण होता क्या है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब आपके जलवायु विज्ञान के टीचर ने यहां पढ़ा दिया कि इस जोन में एक्चुअली में सन का एंगल तिरछा पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें धीमी पड़ती है। आप चाहो तो वहां सिंबल बना सकते हो। दूसरा, ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। कितना डोमिनेंट, कहा कि विश्व का 1/4, 1/4। इसको मिलाओगे तो क्या होगा, ये आपका क्या है, 1/4 हो गया, दिस इज 1/4 हो गया, मेरा काम हो गया। मुझे कोई लाइन नहीं लिखनी है, मेरे अपने सिंबल से मैं किसी को अपना नोट सुधार दे दूंगा, 4 गाली देते हुए मुझे वापस करेगा, बोले रख ले, पता नहीं क्या गोजा पा जाए इसमें। ठीक है, ये कोई नोट्स होते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने इसमें बनाया है। अब ये क्या है, दिस इज नोन एज, ध्यान से समझना, मैं यहां आपको पहले सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि इसको हम लोग बोलते हैं की वर्ड्स। यही है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है चाबी जो होती है वो पूरे ताले को, इतने बड़े से ताले को एक चाबी खोल देती है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी कहानी में मैंने कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया और कीवर्ड्स को कन्वर्ट कर लिया अपने सिंबल्स में, क्रिएटिविटी इस्तेमाल की। अब आप ये सोचिए, मुझे ईमानदारी से जो स्टूडेंट है, कि जब आप इसको सोच रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे खुद को एक्टिव, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग भटक सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पूरी लाइन को कैसे एक सिंबल में इस्तेमाल करूं, और आप आश्चर्य करेंगे अगर आपको मौका मिले, क्योंकि मेरे पास टॉपर की कॉपी है इसलिए मैं जानता हूं। ठीक है, तो लेकिन एक वो है कि मैं उसको शो नहीं कर सकता आप लोगों को। 2-3 कॉपियां हैं मेरे पास। मैंने देखा है भाई साहब, उनके मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के नोट्स ये पतले पतले, और वो इस तरह की चीजें करते हैं, तभी उनके लिए पढ़ना आसान, तभी एक पेज में आपका सब कुछ आ जाएगा। तो मेरा टॉपिक हो लाइफ इन ए टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रास इज ए डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, अभी ये घास मैंने बना दी, और कितना, 1/4 हिस्सा संसार का ग्रासलैंड है। चलिए आगे चलते हैं, डन है। अब आ जाओ, ध्यान से आगे पढ़ो, इसमें बहुत अच्छी चीज, एज अ क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। तो अभी मैंने फिर वापस आता हूं, अब ये मेरे पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जब भी आप पढ़ोगे तो क्लाइमेट, जब आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैं हमेशा कहता हूं जिसके पास क्लाइमेट की चाबी है, जिसने इस चैप्टर को पकड़ लिया, भूगोल उसका है। मैं क्लाइमेट के बेसिस पे कोई भी चीज प्रूव कर लेता हूं अपनी ज्योग्राफी में। तो क्लाइमेट कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उपलब्ध करता। और ये जो ग्रासलैंड है वो दुनिया भर का ग्रासलैंड 2 भागों में विभाजित है। अब जरा चलो, अब ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ है, और मुझे
इसको क्विक सिर्फ 2 पॉइंट में लिखना। अब चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे लिखना है। और आगे कहता है कि वर्ल्ड का ग्रासलैंड जो है वो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में बटा हुआ है। मैं बना देता हूं इसको, ठीक है, आपके सामने बनाता हूं। अब ये जो ग्रासलैंड है, यहां से इसने कहा ये जो ग्रासलैंड है इसमें जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट मैंने लिखा क्लाइमेट, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो मैंने क्या किया, ऐसे मूछें बना दी चौधरी वाली, ठीक है। अब चौधरी का मतलब क्या, मैंने अपना एक इमेजिनेशन किया कि चौधरी की जगह, चौधरी बहुत प्रभावशाली, तुमने देखा कोई बहुत प्रभावशाली या कोई जो दादा आदमी होता है तो ऐसे मूछों के साथ वो फोटो खिंचाता है, तो मेरे दिमाग में आया कि प्रभावशाली मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर जो है वो ग्रासलैंड को बनाने में कौन सा है, वो भैया सबसे प्रभावशाली फैक्टर क्लाइमेट है। तो मैंने लिख दिया क्लाइमेट सबसे प्रभावशाली फैक्टर। और आप ये मत कहना कि सर ये नहीं आता, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। कभी मेट्रो बस कहीं सफर किया है आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं, आपके अंदर ये चीजें हैं। कल किसी बच्चे ने कहा हमें कुछ नहीं आता, तो भाई हम कहना कि दूसरे ग्रह से थोड़े ना आए हो। जब आप मेट्रो में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर ऐसे लिखा होता है, जैसे कोई सीट होती है तो सीट लिखा होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे फोटो बनी होती है, ठीक है, और ये ऐसे आदमी छड़ी लिए होता है और लिखा होता है दैट इज ये सीट इसके लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं नहीं लिखा होता, उसमें आपको सिंबल देख के आप ये समझ जाते हो कि ये सीट जो है बुजुर्गों के लिए आरक्षित है। ये दरवाजे पे ऐसे क्या होता है, आपका पंजा बना होता है, आपने कई बार देखा होगा, यहां पर ऐसे जो है आपका पंजा बना होता है और इसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान होता है। इसका मतलब यहां हाथ ना रखे, और हम आसानी से समझ जाते हैं। इसके लिए थोड़े ना होता है कि चलो मम्मी डिक्शनरी खोलो देखो इसमें क्या मतलब है, कभी हम ऐसा नहीं करते। दैट मींस द क्रिएटिव सिंबल्स इज द पार्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। हमें पहले से ही उसके बारे में पता होता है, हमें इस स्किल को जो आपके पास पहले से ही है उसको यूटिलाइज करना है। अब जरा देखो कि मैं यहां क्या आपके सामने नोट्स बनाने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, इस क्लाइमेट को प्रभावशाली कारक है। अब ये जो वर्ल्ड का ग्रासलैंड है, यहां मैंने बताया ना, यहां मैंने क्या बताया, 1/4, अगर मान लो अभी बिगिनर हो तो लिख लो 1/4 है। अब 1/4 है तो मैंने क्या लिखा, ये 2 तरह का होता है वर्ल्ड जो ग्रासलैंड है, क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड ग्रासलैंड का हिस्सा हो गया, मैंने यहां बना लिया। मैंने लिखा ये 2 टाइप का है, एक ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। हो गया पूरी कहानी। अभी मैंने ब्रांच बनानी नहीं शुरू की है, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया। पेंसिल या पेन से बनाओगे तो इतनी भी जगह नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है ये लिखने के लिए, तो ये इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, इतना भी टाइम नहीं लेगा। अगर आप पेंसिल या पेन से बनाते हो इतनी भी जगह नहीं लेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं कि ये कीवर्ड है, फलाना है, ढिकाना है, तो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मजा आया? अब आप देखिए कि पूरा जो चैप्टर है, अब मैं अगर इसको डिकोड करूं, मैंने पूरा लाइफ इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रासलैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रासलैंड, क्यों कहते हैं, व्हाई दिस इज नोन एज ग्रासलैंड, ठीक है, दुनिया में इसका क्या सेगमेंट्स है, ग्रासलैंड को बनाने का सबसे प्रभावशाली कारक क्या है। मैं अब क्या कर रहा हूं, फ्लो एस्टैब्लिश कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं, फ्लो। और देखिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए। फ्लो में क्या है, सबसे प्रभावशाली कारक क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर एग्जाम में तुम्हें क्या लगता है, एनसीईआरटी से जो ऑब्जेक्टिव इतना प्रभावशाली मीडियम होता है एनसीईआरटी, ऑब्जेक्टिव बनाते कैसे हैं, पैराग्राफ पूछते हैं, नहीं, मैंने उस दिन बताया था बीटीएल पूछते हैं, बिटवीन द लाइंस, जिसको मैं पढ़ाता हूं अक्सर कि बिटवीन द लाइन समझो। अब एग्जाम में देख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द डोमिनेंस इन द ग्रासलैंड, या ग्रासलैंड के बारे में सबसे प्रमुख तथ्यों की जांच करें, यह प्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कह दिया कि वर्षा सबसे प्रभावशाली कारक है ग्रासलैंड की, पहला सेगमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा इन्होंने दे दिया कि ग्रासलैंड केवल टेम्परेट होते हैं, यानी केवल शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, जो आपके घास के मैदान होते हैं। तीसरा कह दिया कि दुनिया की 40% भूमि जो है वो आपकी घास भूमि है। चौथा विकल्प दे दिया नम नाउदय, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। अब एग्जाम में आप क्या होगा, इसी में भटक जाओगे, क्योंकि आपने जल्दबाजी से जब उसको पढ़ा था तो पहला वाला पैराग्राफ तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं। जब ये वाला मैंने खोला था, और आप लोग पढ़ते हैं इसको, सबसे पहले आप लोग क्या होता है, जल्दी से स्किप कर देते हैं। सबसे पहले कहां आपका ध्यान भटकता है, सबसे पहले आप आते हैं हेडिंग पर। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, इस वाले पार्ट को तो आप ध्यान ही नहीं देंगे, आप सीधे सबसे पहले किस पर आते हैं, द प्रेयरीज। जल्दी जल्दी इसको पढ़ लो, और इसमें भी जो बोल्ड करके वो दे देते हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, जो थोड़ा सा आपको कहीं इंपॉर्टेंट दिखा वो नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपके ध्यान में रहती हैं, नहीं ध्यान में रहती हैं, राइट। यहीं से क्वेश्चन बना दिया मैंने, अभी आपके सामने क्वेश्चन बोला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सही, जो इसमें सही होगा, ट्रू होगा। तो हाँ क्या होगा, एग्जाम में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वही यही सबसे बड़ी होती है। अब हमें वहां ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनेशन में कहेगा कि दुनिया की 40% भूमि ग्रासलैंड है, एग्जाम में जो आपसे गलती होगी। अब यहां पर क्या है, कहीं पर आपके नंबर नहीं लिखे हैं, और आपकी दिमाग जो होता है वो नंबर्स को नहीं समझता है, वो इमेजिनेशन करता है, इमेजिनेशन।
जो नंबर्स आप विजुअलाइज करते वो देख लेता। इसमें क्या है, इसमें वर्ड में लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है ना 1/4 ऑफ द नियरली 1/4 ऑफ द रीजन इज द ग्रासलैंड, या 1/4 है। अब आप क्या हुआ, एग्जाम में जब आप गए आपके सामने डिजिट है, आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने क्या पढ़ा था कॉपी में। नोट्स बनाने के बावजूद इसको आप पॉइंट्स में लिख लोगे, उसके बाद भी गलत कर दोगे, राइट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों से होती गलतियां, मैं तो हजारों बच्चों से मिल चुका हूं। कितने क्वेश्चन सर, 75 क्वेश्चन सही किए हैं सर, 78 क्वेश्चन सही किए हैं, 2 दिन बाद सर नहीं हो रहा है प्री, सर 25 क्वेश्चन गलत हो गए, सर 24 क्वेश्चन गलत हो गए। वो यही रीजन होता है। वहां पे क्या होता है, क्योंकि यहां आपने पढ़ा है डिजिट, यहां आपने पढ़ा वर्ड, यहां आ गया डिजिट, खेल गया आपके साथ। अब वहां दिमाग में नहीं आता यार कितना किताब में पढ़े थे, कितना परसेंट था, तो फिर वहां आपसे सिलेक्शन में गलतियां हो जाती हैं। डन है। अब वहां पे सिंपल सा पूछ लिया कि जो है वो वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या हुआ, आपको लगा कि वर्षा ही क्लाइमेट है, नहीं। वर्षा जो होती है यानी रेनफॉल होता है वो क्लाइमेट का एक फैक्टर होता है। क्लाइमेट में बहुत कुछ आ जाता है वहां के लिए, सिर्फ जो है वो रेनफॉल। अब आपको लगा रेनफॉल, यस यस यही तो क्लाइमेट है, और आपने वहां टिक मार दिया, खत्म हो गया खेल। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से बीटीएल, मैंने हमेशा कहा बिटवीन द लाइन, यही तो सबसे खास बात है। एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत ही है, विपिन चंद्रा की बात करो, स्पेक्ट्रम की बात करो, उसमें बीटीएल निकालना पड़ेगा, उसमें फैक्ट्स को निकालकर यूज करना पड़ता है। ठीक है, और हमें अपने लिए उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सोच समझ के लाइन लिखी थी, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब जाकर यूपीएससी जो है वो आप क्रैक कर पाओगे। ये किताब तो सबके पास है, जो 13 के 13 लाख लोग जो है फॉर्म भरेंगे उनके पास सेम यही किताब है, अलग नहीं छपती है, सबके लिए यही वाली छपती है। देखो तुम्हारे यहां भी जो होगी वो बिल्कुल ऐसे ही होगी, अलग नहीं होगी, यही फोटो यही सब कुछ। लेकिन क्या फर्क होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि इसमें से क्या निकालना है और कुछ लोगों को नहीं पता होता क्या नहीं निकालना है। अब हम आ जाते हैं, यहां से हमने कर लिया, ये हमने इसको देखो, आपने देखा इतने लाइन इतने वर्ड्स थे और इसमें मैंने कोई भी शब्द का इस्तेमाल किए बिना या 1-2 शब्दों का इस्तेमाल किया, नोट्स बना लिए। अब आ जाते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेरी। यहां से क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेरीज पे आ जाऊंगा। अब मेरे मेन थीम से मेरा कीवर्ड जाएगा, मेरी मेन हेडिंग जाएगी। अब पहला तो यहां पर मैंने प्रेरीज के बारे में बात कर लिया। ठीक है, ये मेरा प्रेरीज हो गया। मैं इसको एक सर्किल में इसको घेर दे रहा हूं ताकि ये मेरा मेन थीम पता चले। अब मुझे आगे जो भी करना है वो प्रेरीज के बारे में बात करते हुए करना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका नोन एज द प्रेरीज। कहां पर, सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिकली जो है टेम्परेट ग्रासलैंड ही हमारा चैप्टर है, तो हमें बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे जब नोट्स बनाते हो तो टेम्परेट ग्रासलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट आपने लिख लिया। जब मैं टेम्परेट की थीम में, जब मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने थीम डिसाइड कर लिया। थीम डिसाइड करने का मतलब हुआ कि अब जो भी चीजें आएंगी मुझे बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। तो यहां इसकी सबसे खूबसूरती है कि मेरा हुक हो गया, इसके साथ मैंने क्या किया, इसको हुक कर दिया। कहां पाया जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेरीज, तो प्रेरीज सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम गए, ठीक है, कहां पाया गया, ठीक है, वेयर, नॉर्थ अमेरिका, हो गया। तुमने लिखा, तुम्हें याद है, यह बहुत अधिक है तो उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका लिख लो, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा तो। ठीक है, तो आपने नॉर्थ अमेरिका लिख, यूएसए मत लिखना है, नॉर्थ अमेरिका, इसमें कनाडा का भी हिस्सा आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका लिख लिया। प्रेरीज कहते हैं, इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। तो सबसे बड़ी बात यह, जो प्रेरी है वो कैसा है, तो फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर द ट्रीलेस बट नियर द लो लेइंग प्लेन्स, फ्लैकिंग रिवर्स वैली वुडलैंड कैन बी फाउंड। अब ये जो है प्रेरी, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है एग्जाम में। प्रेरीज जो होती हैं ये ग्रासलैंड होती हैं, जब ये जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, यहां छुटपुट घास हल्की हल्की पाई जा रही है। लेकिन जो स्टेपीज होती है, जो दूसरा नाम है, वहां पे जो है वो वृक्ष नहीं पाया जाती है, अंतर पूछा गया एग्जाम में। तो कैरेक्टरिस्टिक भी आपको लिखना है कि मोस्टली जो है वो क्या हो, देयर आर ट्रीलेस, यहां पर जो है वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना है आपको, यहां पर जाना है प्रेरीज। अब एक काम करो, सिंपल ऐसे जो है ट्री को काट दो, ट्रीलेस हो गए। ठीक है, या ऐसे बना दो, नियरली ट्रीलेस, लगभग जो है वो वृक्ष है। अंतर पूछा था, ठीक है, स्टेपी और सवाना के बीच का अंतर पूछा था। सवाना को भी ग्रासलैंड बोलते हैं और स्टेपीज को भी ग्रासलैंड बोलते हैं, दोनों के बीच का अंतर पूछा था, बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था ग्रासलैंड। अभी आपको सवाना भी पढ़ना है, क्योंकि सवाना में क्या होता है, एलिफेंट ग्रास पाई जाती है और वहां छितराए हुए वृक्ष पाए जाते हैं, स्कैटर्ड ट्रीज पाई जाती है। लेकिन स्टेपीज और ये प्रेरी जो है, ये जो हमारे ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, यहां पर वृक्ष ना के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो ट्रीलेस पूरा एरिया होता है। यही डिफरेंस उठाकर उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया था। क्लियर है।
तो अब मैंने इतनी पूरी लाइन को बाकी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो मैंने इस पूरी लाइन को लिख लिया कि दैट इज द मोस्टली ट्रीलेस हो गया, मेरे लिए मेरा वृक्ष हो गया। ठीक है, सुंदर सुंदर बना देते हैं वृक्ष, और ये मेरा ट्रीलेस हो गया। चलो, gently sloping hill most of flanking rivers woodland can be found. Tall grasses up to 2 meter height dominated the landscape. It is actually a sea of grass. अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे लिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सी ऑफ ग्रास बोलते हैं, सी ऑफ ग्रास। ठीक है, तो ऐसे बना लो, ग्रास लंबी लंबी, तो यहां लिख लो नियरली 2 मीटर, याद रहेगा। डोमिनेंस 2 मीटर ऊंच, जो यानी कि घास की ऊंचाई जो है वो इसको 2 मीटर बोलते हैं, और सवाना में जो घास होती है उसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, वो और भी ज्यादा होती है, 6 मीटर तक भी कई बार ऊंची वो हमें दिखाई पड़ती, काफी ऊंचाई तक वो हमें दिखाई पड़ती है। शिकार के लिए सबसे अच्छी, उसको हंटिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। डन। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, अक्सर इसी पार्ट को आप स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको मैप लगाना है, आपको इसकी डायरेक्शंस देखनी प्रेरीज की। तो आप क्या हुआ, डायरेक्शंस पे गए, डायरेक्शन या मैप, इसका जो भी नाम रख दो, इसको सबसे अलग से एक हेडिंग रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम आपको प्री का एक क्वेश्चन डक्कन प्लेट्यू का कराया था, उसमें क्या हुआ था, यूपीएससी ने यही पूछा था, इसकी ढाल पश्चिम में है, इसकी ढाल दक्षिण में है। आपने देखा था वो क्वेश्चन आपको जब मैंने कराया था ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटीज में, तो वहां पर जो है ये सबसे पहले बीटीएल में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप इसको सबसे पहले भूल जाते हो, या तो आप इसको लिख लेंगे, लिखना नहीं है, इसको मैप करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग में क्या होगा, मैपिंग में हमें डायरेक्शन में हमें पता है ये हमारा ऐसे बनना है। मेरी क्लास के बच्चों को पता ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है मैप में, जल्दी बोलो, जिसको जिसको पढ़ाया है जल्दी बोलो। मैं कोई चीज ऐसे जो है बता के नहीं जाता, करा के जा रहा हूं, तुम्हारे सामने नोट्स बना के जा रहा हूं, और ऐसा ट्रिकी नोट्स कि इसमें वर्ड ही नहीं होंगे। ठीक है, और आप बनाने बैठोगे तो और अच्छा बनेगा जब कलर के साथ आराम से। यहां तो मुझे खड़े होकर बनाना है, वैसे भी आज मुझे बहुत पेन हो रहा है पीठ में और पैर में, लंबी लंबी क्लासेस के चक्कर में, इसीलिए मुझे जो है वो। हाँ जी, कितने बच्चों को याद है मेरी क्लास के बच्चों को कि ऊपर क्या होता है, आपको डायरेक्शंस कैसे मैप में कार्टोलॉजी में तय करते हैं। शाबाश, आ जाओ जाओ, ओ जानकी सोना नहीं है, ठीक है, चलिए। हाँ जी, शाबाश, आ गया, गुड। नीचे बोलो। हाँ जी, क्या बताया था, थोपड़ा किधर रखना है, शाबाश। तो ऊपर हो गया नॉर्थ, बायां हाथ रख लो, जिधर दायां हाथ उधर हो गया शाबाश साउथ, जिधर आपकी नाक जा रही है वो हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कॉपी में लिखोगे इट्स स्लोप इज इन नॉर्थ, इट्स जो है वो हाईलैंड इन द साउथ, कुछ नहीं, एग्जाम में याद आएगा, सब चौपट हो जाएगा। एग्जाम में मेमोराइज करने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, हुक की जरूरत पड़ती है। अगर हमसे यही गलती होती, कॉपी में हम लिखते हैं, एग्जाम में ना नॉर्थ समझ में आता ना साउथ समझ में आता है, उसमें तो ब्रह्मांड की तरह सब कुछ जो है वो गोल गोल सा ऐसा जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। गुड, वेरी गुड, शाबाश, गुड। यही उम्मीद थी, जब पढ़ाया करूं तो उसको रिप्रोड्यूस कर दिया करो, हर मंच पे दिखाओ ना यार कि हम लोग यार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। क्या धुआं क्या कर दो उसको जो उठा के। तो यहां क्या कर रहा है, ध्यान से। अब अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन लिखूंगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इसके लिए या तो आप 2-3 साल रटोगे, खूब रटोगे, तब हो सकता है कि किस्मत चमत्कार, या हो सकता है कि भाई च्यवनप्राश या जो है ब्राह्मी जड़ी बूटी खा के आपका दिमाग तेज हुआ। लेकिन मैं तो यार मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जो है सिंपल आप लोगों के जीवन का एक हिस्सा रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं बिना मफलर का आम आदमी हूं, समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर मैं जो है वो आम चीजें बताऊंगा जो हर स्टूडेंट के काम आ जाए। मेरा तो ये है कि मेरे गुरु ने मुझसे जो है, जो लंदन के गुरु थे मेरे एनएलपी के, उन्होंने कहा था उजांग, दुनिया में सिर्फ 2% लोग सक्सेस होते हैं और 98% लोग जो है वो हर चीज में फेलियर हो जाते हैं, दुनिया उनको भूल जाती है और वो पूरी दुनिया की तोहमत का शिकार होते हैं। इन 98% लोगों के लिए ना तो कोई सेमिनार्स है ना कोई बुक्स है, इनको कोई ध्यान नहीं देता। तो वहां पर एक बात हुई कि सर मैं इनके लिए लड़ूंगा, ठीक है, इनके अंदर भी विश्वास लेकर आऊंगा, और मेरी लड़ाई एक्चुअली में वही है, ठीक है, जो आपसे बता रहा हूं। जिनको आता है, जो टॉपर्स हैं, जिनके माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, आईएएस हैं बहुत बड़े, वो अपना करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उनके लिए लड़ने आया हूं जिनको दुनिया कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं आता, जिसको खुद पे यकीन हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके सपने जगाने आया हूं और जगा के जाऊंगा, और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ।
अब मुझे प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया एग्जाम में मैचिंग करने को। कई बच्चे भूल गए कि रॉकीज और आल्प्स में जो है वो उनकी डायरेक्शंस क्या होती है। तो यानी नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स पाया जाता है, लेकिन ये रॉकी माउंटेन कहां है? वेस्ट में। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब मैप करना। अगर मैं ये वर्ड मैं पढ़ूं, तुम छोड़ो, तुम तो स्टूडेंट हो, मैं अगर पढ़ूं तो मुझे एक हफ्ते बाद मैं भूल जाऊंगा, पक्का भूल जाऊंगा। ये सिंपल सी मेमोरी, खुद पे लानत मत दो, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको विजुलाइज कर लूं, ठीक है, तो ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। अब विजुलाइजेशन टेक्निक बताता हूं। ये मेरा नॉर्थ है, ठीक है, और मैंने कहा जो रॉकी है वो नॉर्थ में है। अब दो तरीके से नॉर्थ में इसका मैंने क्या करा, प्रेरी की जो बाउंड्री है वो नॉर्थ में हो गई, ठीक है। ये माउंटेन हो गया मेरा रॉकी माउंटेन, ये भी बना सकते हैं। या तुम्हें याद है रॉकी बॉल्बोआ? अगर मैं तो बड़ा उस मूवी का फैन हूं, वो थीम मुझे बड़ी पसंद है, रॉकी बॉल्बोआ की जो है वो मूवी जो थी बॉक्सिंग की, मैं उसको भी बना सकता हूं। अब देखो क्या लिखा है, इन द वेस्ट, ठीक है। अगर मुझे यहां जाना है दैट्स मैं इसको ये है जो है कहां बना रहा हूं, आई एम मेकिंग इन अ वेस्ट, मैं इसको वेस्ट की तरफ बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा, तो रॉकीज यहां आ गई, डन। कह रहा है एंड द ग्रेट लेक्स, 5 नदियों का आपको पता है समूह, कई बार एग्जाम में आप जानते हैं भूगोल में आ चुका है, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स जो कनाडा और जो है वो यूएस के बीच में भी बाउंड्री भी बनाती है और उनके बीच में डिवाइड भी होती है, और वहां के पूरे स्टील उद्योग की ये जान है, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो कहता है ईस्ट में ग्रेट लेक्स हैं। चलो भैया, अब क्या हुआ, ईस्ट की तरफ हम गए और यहां पर ग्रेट लेक्स बना दिया, जल, ठीक है। ये जो है वो झीलों का समूह है, जो ह्यूरॉन है, ठीक है, ये सारी जो हमारी झीलें वो यहां पर आ गई। तो मैंने यहां बना दिया ग्रेट लेक्स, चाहो तो लिख दो, ग्रेट लेक्स हो गई। इनके कोड में बता दूंगा इनको कैसे याद करना है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि मैप पे देखो नॉर्थ अमेरिका में, यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा। इन दोनों के बीच में एन एरिया इज ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्केशेवन रिवर। दो नदियां यहां पर बह रही हैं, सस्केशेवन बह रही है और मिसिसिपी बह रही है। अब मुझे क्या करना है, इसी मैप के अंदर ये पूरा मुझे पैराग्राफ खत्म करना, और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपको ये समझ में आ गया, मुझे कलर चेंज करना है यहां सिंपली, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर लिया। ये कह रहा है कि ये कनाडा और यूएस के बीच में अपनी बाउंड्री बना रहा है। पश्चिम में है रॉकीज, ठीक है, रॉकी हो गया। ईस्टर्न साइड में, अब बता सकते हो, ईस्टर्न साइड में ग्रेट लेक्स हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न साइड में हमारा कनाडा हो गया, साउदर्न साइड की तरफ यूएस का जो है वो हिसाब किताब बन गया। यहां दो नदियां बह रही हैं, जो यूएस के क्षेत्र है वहां पर मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी बह रही है, और कनाडा साइड में जो नदी बह रही है, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्शन एकदम सही बनाओ, लेकिन नदी का नाम, तो सस्केचेवान जो नदी है आपकी यहां पर, राइट, तो ये नदी जो है वो आप सस्केचेवान जो है नदी जो एक नाम है उसको जो है आप यहां पर ले जाके रख सकते हो। खत्म हो गया। अब आप देखो ये मेरा पूरा पैराग्राफ है जिसमें मैप डोमिनेंट, इसी को हम लोग बीटीएल कहते हैं। एग्जाम में स्टूडेंट खूब पढ़ता है, एक एक साल एनसीईआरटी पढ़ता है और मामला उसका साफ हो जाता है, कुछ नहीं उसका निकलता है। और देखिए अब आप मुझे बताइए, मैं इसको कितनी बार भी, मेरा बनाया हुआ है, मैं इसको एक नजर में पूरा पैराग्राफ में खत्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए, यस या नो। आपका मुझे अगर नहीं तो मुझे बोलते हाँ नहीं सर, नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें मैं खुद को इन्वॉल्व कर रहा हूं। आप इसमें ना सो सकते, क्योंकि एक्टिव स्टडी करते समय आप सो नहीं सकते। आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो रही है, आपका जो मेमोरी इन्वॉल्व हो रही है, आपका जो है वो सेगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यस या नो? हाँ हो रहे हैं सर, मुझे बताएं। हो रहा है मुझे अब ये देखकर, ठीक है, मुझे माउंटेन्स की डायरेक्शंस कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम में मुझे ये चित्र याद रहेगा, मुझे वो पैराग्राफ मैं भूल जाऊंगा। देखो मैं अभी गलती कर गया था शुरुआत में, क्योंकि वो वर्ड्स हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है, वो इस तरह की चीजों को नहीं याद करता। मैप को हमेशा अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताओ एटलस की बुक कभी छापी जाती? आज से नहीं, टॉलमी के समय से, जब उसने भूगोल की पहला जो है मैप निकाला था, तब से लेकर आज तक मैप की बुक पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती, चाहे ओरिएंट ब्लैक स्वैन, ऑक्सफोर्ड। मैप की बुक क्यों टीचर कहता कि मैप के बिना ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती? यस या नो? क्योंकि जो आप विजुअलाइज जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसको कभी भी समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं, ये राज्य यहां है, ये बाउंड्री वहां है, वो जो है वो सीमा यहां है, कुछ नहीं मतलब है, राइट। आप मुझे बताओ, ये छोटा सा फिगर देखकर इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते? करके दिखाया है, बता के नहीं, करके दिखाया, तुम्हारे सामने पढ़ के दिखाया है। यस, सही है? यस, करोगे इसको, करके बताओगे, फिर बताऊंगा, नहीं समझ में आया फिर बताऊंगा।
तो ये देखो क्या होता है। मैं चाहता हूं कि जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं हम सब कुछ ही नहीं कर सकते, सबकी मदद करने को तैयार हो, लेकिन आपकी पढ़ाई में जो गलतियां होती हैं आप देखते रहे, सामने देखा और छाप लिया। एक एक शब्द पर रुको, उस शब्द को आइडेंटिफाई करो, उसको विजुअलाइजेशन में याद रखना। दुनिया का जो सबसे महानतम व्यक्ति है उसने कहा था, लियोनार्डो दा विंची सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ये संसार के जीनियस कहे गए हैं, ये हमेशा विजुअलाइजेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, टेस्ला, इन सभी महान लोगों के बारे में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा थी। तो आप जब कोई चीज पढ़ते हैं, चाहे वो डिजिट्स हो चाहे वर्ड्स हो, अगर उसको आप फोटो में कन्वर्ट कर पाते हैं, सिंबल्स में प्रयोग कर पाते हैं, तो याद रखिएगा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा होंगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मेमोरी से आएंगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल जाएंगे। आप मेहनत उतनी ही करेंगे। आप कहते हैं कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन आपके पढ़ने में जो गलतियां हैं वही सबसे बड़ा डिजास्टर है। तो आपको क्या करना है, अपने पढ़ने की गलतियों को सुधारना है। डन है? तो अगर डन है तो ये देखिए, ये चीजों को, ये कैसा लग रहा है देखने में, ये जो आपकी किताब है, भारी भारी पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ में इतने इतने शब्द, शब्दों के अंदर इतना जाल। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया कि कैसे जो है क्वेश्चन यूपीएससी आपको फंसा ले जाएगा और कहां आप जाकर गलती करोगे। ये कैसा लग रहा है उसी चीज में, जबकि इसको अभी आप कॉपी पे बनाओगे तो और खूबसूरत बनेगा, क्योंकि मेरा पेन तो काफी मोटा है, ठीक है। इसमें तो सिंबॉलिक समझाने में अगर आप बनाओ तो कितना पिद्दी भर का बनेगा, आप जरा मुझे देखो। एक शायद एक पूरा जो है पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? सही है? मुझे समर्थन दीजिए, मैं मेहनत करता हूं इन सब चीजों के लिए। ये चीजें जो है वो ऐसा नहीं है कि जो है वो निकलकर ऐसे अचानक से आ जाती हैं। मुझे कई कई दिन इसमें लगते हैं चीजों को तोड़ने के लिए, आपको प्रैक्टिकल बताने के लिए। मुझे भी उसी तरह का तनाव होता है कि पता नहीं ये बच्चों तक बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मुझे भी इस तरह का तनाव होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हर बार आप सक्सेस, एडिशन नहीं सक्सेस हो पाए, हम कहां सक्सेस होंगे। बस मेरी कोशिश होती है कि आपको ओरिजिनल चीजें दें। क्या ये ज्यादा ईजी लग रहा है? अगर कॉपी अब मैं हटा दूं, क्या मैं इसमें पूरी चीजें समझ सकता हूं? मैं अभी फिर से आपको दोहरा देता हूं, मुझे नहीं याद है अगर तो। लाइफ इन ए टेम्परेट ग्रासलैंड मेरा थीम हो गया, मेन थीम हो गया। व्हाट इज मैं टेम्परेट? टेम्परेट की परिभाषा मैंने समझ ली कि कहां से कहां तक मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस ऑफ ग्रासेस, यानी कि घास की जो आधिपत्य। कितना है ये संसार में ग्रासलैंड? नियरली 1/4 जो है पूरे दुनिया का जो लैंड है, दैट इज डोमिनेटेड बाय द ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये ग्रासलैंड को बनाने में सबसे प्रभावशाली, ये मूछें मैंने बनाई है, ड्राइंग और आप अच्छी कर सकते हैं। सबसे प्रभावशाली फैक्टर, सबसे डोमिनेंट फैक्टर क्लाइमेट यानी जलवायु, वर्षा नहीं, जलवायु के अंदर कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप इसमें आगे पढ़ोगे तो ये दिया हुआ है। फिर कहता है कि ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है भैया, 2 प्रकार का होता है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल इससे पहले की क्लास में आपको बताया जा चुका है। फिर कहता है कि इसमें सबसे डोमिनेंट ग्रासलैंड कौन सा है? प्रेरी है। प्रेरी कहां पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये 2011 के बाद इसी तरह के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बोले ये ट्रीलेस होता है। तो या मुझे लिखा मैंने, मुझे बताओ, मुझे समझ में आया इसका क्या मतलब है? ट्रीलेस होता है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सब लोग क्लास में बता दो इसका क्या मतलब है। अभी मैंने सामने बताया, मैं ये नोट्स को देखने गया, मुझे विजुअलाइज करना है। अभी जानते हो इसको जब दोबारा बनाओगे तो ये भी वर्ड भी गायब कर दोगे। मैं तुम्हें अपने नोट्स दिखाऊंगा, मैंने ऐसे नोट्स बनाए इसमें वर्ड ही नहीं है, सिर्फ सिंबल सिंबल पे पूरे नोट्स गए हैं, पूरे सिंबल्स पे नोट्स गए हैं पूरे के पूरे। और मेरे स्टूडेंट बनाते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। बता दो, मैं समझ जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? गुड, शाबाश, निकला, बिल्कुल सही है। वंडरफुल वंडरफुल, पूरी क्लास मजा आ गया। दैट इज, दिस इज नोन एज सी ऑफ ग्रासेस बिकॉज डोमिनेंस, इतना जो सबसे बड़ा डोमिनेंस है सी ऑफ ग्रास कहलाता है। और जो घास की लंबाई है वो 2 मीटर तक ऊंची पाई जाती है। मैं सोचो इतने वर्ड्स बोल डाले, यहां तुम्हारे सामने देखो कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपने किया है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं आई डू आई लर्न। मैं सुनूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं किसी और का देखूंगा, मैं हो सकता है याद रख लूं, लेकिन अगर मैंने खुद से करके देख लिया तो मजाल है, तुम मेरे से यार लेकर चले जाओगे। ऐसी कोई मेरी चीज है यार, ठीक है, मैंने बनाया इसको, ये मेरा अपना क्रिएटिविटी है। तो तुम्हारी क्रिएटिविटी मेरी क्रिएटिविटी, हम इसको इनहेंस करते हैं ना। उजांकियंस है यार, हम तो क्षितिज पर जाकर अपना परचम लहरा के आएंगे, कौन सी ऐसी बात है। हम तो सीखेंगे भी और दुनिया को सिखाएंगे भी, और क्या बात है। ज्ञान की मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ तक बढ़ती है, हमें कौन सा डर पड़ा हुआ है,
ठीक है, बेखौफ इंसान है, इसका मतलब समझा सकते हो? यस, मैंने डायरेक्शन बताई, मैप बनाया, मैं क्या बता सकता हूं भाई, इसके वेस्टर्न में कौन है? रॉकीज है। ईस्टर्न में कौन है? ग्रेट लेक्स है। इसका नॉर्थ साइड में बाउंड्री कौन दे रहा है? कनाडा। साउथ साइड में बाउंड्री कौन दे रहा है? अमेरिका, यूएसए। कौन सी दो नदियां बहती हैं, कहां बहती हैं? मैं इतनी इंफॉर्मेशन पूछी और मैंने लाइनें केवल ड्रॉ की हैं, लाइनें, मैंने शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए। देख लो तुम्हारे सामने, देख लो तुम्हारे सामने। कल को क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग, आल्प्स दे दिया, रॉकीज दे दिया, एंडीज दे दिया, एक तरफ जो नाम उठाने के उसमें पता है कि दो अगर मैच हो गए तो बाकी आंसर अपने आप सही आ जाएगा। मुझे इसी से याद आ गया, रॉकीज तो यार मैंने बनाया था प्रेरी के साथ, रॉकी तो जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, बस खत्म हो गई बात, मैंने बना लिया तुरंत, मेरा काम हो गया। तो इसके बहुत फायदे हैं, इंफॉर्मेशन को आप हर जगह अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मेमोरी में होना चाहिए। और मैं पहले भी अपनी मेमोरी क्लास में बता चुका हूं कि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ पिक्चर समझता है, जितना पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एग्जाम में धोखा नहीं देगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मित्र बन के रहेगा, जो कहोगे वो उसको उठा के दे देगा। और कभी भी मौका मिले टॉपर्स की कॉपी देखने का, जाओ उनके पास बैठो, सेमिनार ना सुनो जहां पर उन्होंने कहा कि मैं इतने घंटे या फलाना ठिकाना ना, उनकी ओरिजिनल बोले भैया कॉपी दिखा दो अपनी, और जब कॉपी देखो बोले बाप रे बाप, बोले बस इतनी है, बोले हाँ इतनी है ही नहीं है बाकी कुछ, बोलो वो समेट के इतने में ले आते हैं और इतना सिंबल्स विम्बल्स कि तुम उनको कॉपी दे जाओ, बोले बक हमसे ना समझ में आ रही तुम्हारी कॉपी, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल होता है, इसीलिए वो टॉप करते हैं। क्लियर है? ऐसे नहीं कि उनके माथे पे जो है कोई जाके लिखा है कि तुम टॉपर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। 24 घंटे उनके पास भी, 24 घंटे तुम्हारे पास भी हैं, लेकिन तुम कुछ और कर रहे हो और वो कुछ और करते हैं। तो विनर्स डू डिफरेंट थिंग्स, क्या बोला गया शिव खेड़ा ने कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, कि विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते। ये इस समय किसी कमरे में बैठा हुआ तुम्हारा कॉम्पिटिटर इस समय पढ़ रहा होगा, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद तो सीख जाओ, हो सकता है तुम भूल के अगली वीडियो चले जाओ, थोड़ी देर बाद अभी जाके गाना सुनो, ठीक है? तो लेकिन वो अलग काम जो है वो नहीं करते, वो अलग तरीके से काम करते, याद रहेगा? डन है? तो इसको आप अपने जीवन में लेकर आइए, इसको प्रैक्टिस में लेकर आइए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा। और थैंक यू मेरे कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट जिन्होंने मुझे इतना गौरवान्वित किया, और जिस पर्पस से मैंने इस बैच की स्थापना की थी, आप लगातार उसके साथ चल रहे हैं इतने प्यार के लिए, और इसी वजह से इतने पेन होने के बावजूद भी मैंने आज इस क्लास को कंटिन्यू किया कि मैं जो है वो आप लोगों के साथ जो है रहूं और कुछ सिखा सकूं, कुछ नए लेवल पे जा सकूं। आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। आज आपके पास एक और वैज्ञानिक कारण मौजूद है, जो साइंटिफिक रीजन है कि इसको और इनहेंस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी आंदोलन, आपको पूरा पता है कि मैं पूरा का पूरा एलडब्ल्यूएमआई इसी तरह से मैं जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, यानी आपके नोट्स एलडब्ल्यूएमआई बेस, आपको कोई और इसके बाद नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, बैकग्राउंड में पूरा जो है पॉइंटर में आपको पूरी एनसीईआरटी का क्रक्स में पीडीएफ पढ़ने के लिए दूंगा, इसके साथ उसको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करूंगा, और वहां पर बैकएंड पे टेस्ट जो होंगे उसके बाद एनसीईआरटी पलट कर तुम्हें उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 9 तारीख से जो बैच है वो मात्र 4000 रुपए में बैच है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो है वो बच्चे इसके बाद मुझसे कंप्लेन ना करें कि सर वो फीस बढ़ा दी गई, फलाना हुआ। मैं आपको इसके लिए बार बार जो है वो कह रहा हूं कि आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोनों बैचेस हैं, ईडब्ल्यूएस बैच जो आपका कॉन्सेप्टर है उसके साथ भी, और जो मैं 9 तारीख से एनसीईआरटी आंदोलन जोड़ रहा हूं। 4 चीजें, एलडब्ल्यूएमआई बेस्ड नोट्स, कंप्लीट नोट्स ऐसे मिलेंगे मेरे हाथ के बने हुए, मतलब एक एक पेज में आपका पूरा समाया होगा, इसके साथ पीडीएफ, उसके साथ जो क्रक्स होगा, उसके साथ करंट अफेयर्स के साथ उसको अपडेट करता रहूंगा मैं जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, और साथ ही साथ जो है उसमें रेगुलर टेस्ट जो होंगे वो आपको इनहेंस करते जाएंगे, ठीक है? एंड थैंक यू ऑल, कम से कम मेरे कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरा हमेशा मैंने कहा ये डायरेक्टर्स बैच है। ये कौन सा बैच है? ये डायरेक्टर्स बैच है, ये मेरा बैच है। इसमें मैं पढ़ाता नहीं, इसमें मैं सिखाता हूं, इसमें मैं बनाता हूं। और जो भी बच्चे आएंगे, ईमानदारी से अगर आप मुझे आज फीडबैक देंगे तो बहुत मजा आएगा कि आप जब आए मेरे पास, कई लोग अभी बहुत जल्दी जुड़े, क्या इतने दिनों में आपने देखा कि व्यक्तित्व सुधार में मैंने कितने काम किए, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साथ ही साथ नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग। क्लास में आपने देखा कि ज्योग्राफी के एक से एक कॉन्सेप्ट, बच्चों ने कहा कि सर हम अपने लोगों साथ के लोगों से पूछते हैं, जवाब नहीं वो दे पाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जा रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे पढ़ा था हमने, सिर्फ हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, हमारे यहाँ सिखाने का काम चलता है। तो इसका पार्ट बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो है वो हम लोग अब अगली क्लास में नया सीखेंगे। फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज ये जो घंटी है उसको दबा दो, क्योंकि अगले 8-10 जो इंपॉर्टेंट हम सीरीज लेकर आ रहे हैं वो आपसे मिस हो जाएगा। और आंसर राइटिंग की भी क्लास आपसे मिस होगी। मैंने अभी मिथ एंड फैक्ट्स पे अपनी क्लास ली, कल अगर मेरी जो है वो पेन कम रहा तो मैं कल जो है फिर से आंसर राइटिंग पर आऊंगा कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि 4 स्ट्रक्चर कैसे आंसर राइटिंग के दिए जाते हैं।
तो लगभग 50,000 का वो बैच है जो निःशुल्क आपको मिलने जा रहा है। तो जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं वो सब लगातार आपके लिए कर रहा हूं। बस आपका समर्थन, प्यार और फीडबैक मिलते रहना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसका कोई मायने नहीं है मेरे लिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं पता होता कि आप किस हद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपके साथ रहूं और आपको एक प्रेरित करूं कि आप भी जो है इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ओजांक ऑडियो ऐप का इनोवेशन, आप लोगों का जो प्यार मिला वो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। प्ले स्टोर से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, सभी लोग जो है वो लेक्चर्स को सुन सकते हैं। हाँ, मेरा बैच जो है ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। नोट्स दोनों के बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है, जो उनको दिए जाएंगे। टेस्ट दोनों के बिल्कुल अलग होंगे और सबको पता है कि दोनों भाषाओं पे मेरी ऐसी पकड़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइन बाय लाइन बोलता हूं। सो दीज आर द बाइलिंगुअल्स बैच, ठीक है। ये बाइलिंगुअल बैच है, दोनों बैचेस मेरे बाइलिंगुअल हैं। जो भी बच्चे उनको ना हिंदी में प्रॉब्लम आती है ना इंग्लिश में, दोनों भाषाओं पे मेरी पकड़ है, बराबर है। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनको मिलते हैं। डन है। और हमारी क्लास में पका पका खिलाने की आदत नहीं, जिसको पका पका खाने की आदत है वो तो खैर ना आए। हाँ, जिसको मेरे साथ मेहनत करके सीखना है, अपने आप को आगे लेकर जाना है, तो वो मेरे साथ रहे और उसका नतीजा भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि एक व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होता है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। वो 6 से 7 अलग अलग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को भी एक पेज में और कुछ शब्दों के अंदर समेटने की हैसियत रखता है। तो थैंक्स ओजांकियन, आपने मुझे जो है वो प्राउड फील कराया। मैं टीचर के रूप में आपको सिखा सकता हूं, ट्रेनर के रूप में आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरे पास जो बैच आया है वो इतना मुझे प्राउड फील करा रहा है, क्योंकि वो मेहनत करता है। मेरे बताई गई चीजों को, उनके अंदर कॉम्पिटेटिवनेस है। मुझे इतने मैसेज आते हैं कि सर ये देखिए मेरा, मुझे चेक करके बताइए। और जैसे क्लास खत्म करूंगा धड़ 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 उनके मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। मतलब इतना उनके अंदर जो हंगर है, तो सीखने की जो हंगर होती है, भूख होती है, वही आपको आगे लेकर जाती है। जैसा कि कहा भी गया है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। रश्मि बंसल की बड़ी फेमस किताब है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि हमेशा भूखे रहो सीखने के लिए और खुद को कभी विद्वान मत मानो। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तो जिंदगी आपको आगे लेकर जाएगी, आप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, राइट, और अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में डालें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए।